एक बार फिर से आपका अपना चैनल अमरजीत एजुकेशनल में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं भारत से हम क्या सीखें, जिस कविता का कवि का लेखक कौन है, मैक्स मूलर, जो कि क्लास 10th का तीसरा चैप्टर है। उसका टोटल कंसेप्ट मैं एक ही वीडियो में क्लियर करूंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले मैक्स मूलर का परिचय जीवनी और देख लेंगे। तो ये विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के ढेसाउ नामक नगर में, जर्मनी के एक ढेसाउ नगर था जिसमें 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के हुए तो उनका पिता विल्हेल्म मूलर नहीं रहे। मैक्स मूलर जब 4 वर्ष के थे तो उनके पिता के देहांत हो गया और उनके पिता का नाम था विल्हेल्म मूलर। पिता के निधन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। जब उसके पिता मर गए तो उसकी आर्थिक स्थिति यानी पैसा कौड़ी की स्थिति थोड़ा बहुत दयनीय हो गई। फिर भी मैक्स मूलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई, यानी फिर भी उसकी शिक्षा में कोई रुकावट नहीं हुई। बचपन में वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए। बचपन में ही संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे। लैटिन में कविताएं लिखने थे। 18 वर्ष की उम्र में ही उसे लिप्जिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन शुरू कर दिया। 18 वर्ष की उम्र में ही लिप्जिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन शुरू किया। उन्होंने हितो प्रदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। हितो प्रदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। इसी समय उन्होंने कठ और केन आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया तथा मेघदूत का जर्मन पद्यानुवाद भी किया। मैक्स मूलर उन थोड़े से पाश्चात्य विद्वानों में अग्रणी माने जाते हैं जिन्होंने वैदिक तत्वज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना। स्वामी विवेकानंद ने इन्हें वेदांतियों का वेदांती भी कहा। मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद वेदांतियों का वेदांती यानी विद्वानों का विद्वान कहा। कौन? तो स्वामी विवेकानंद ने। उनका भारत के प्रति अनुराग जग जाहिर है। उन्होंने भारतवासियों के पूर्वजों की चिंतन राशि की यथार्थ रूप में लोगों के सामने प्रकट किया। उनके प्रकांड पांडित्य से प्रभावित होकर सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1868 में उन्हें अपना ऑसबोर्न प्रसाद में ऋग्वेद और संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषाओं की तुलना आदि विषयों पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था। उस भाषण को सुनकर विक्टोरिया अपने इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें नाइट की उपाधि दी। उसे नाइट की उपाधि किसने दी? विक्टोरिया ने। किंतु उन्हें यह पदवी अत्यंत तुच्छ लगी। उन्होंने उसे वो स्वीकार कर दिया, लेकिन उसे वो ये अपनाई नहीं मैक्स मूलर ने, जो कि महारानी विक्टोरिया ने दिया था नाइट का उपाधि, ये वो स्वीकार कर दिया। भारत भक्त संस्कृतानुरागी एवं वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्स मूलर 18 अक्टूबर 1900 ईस्वी में इनका निधन हो गया। प्रस्तुत आलेख वस्तुतः भारतीय सिविल सेवा हेतु
चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है। प्रथम भाषण का यह अविकल रूप से संक्षिप्त एवं संपादित अंश है, जिसका भाषांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है। भाषण में मैक्स मूलर ने भारत की प्राचीनता और विलक्षणता का प्रतिपादन करते हुए नवागुंतक अधिकारियों को यह बताया कि विश्व सभ्यता भारत से बहुत कुछ सीखती और ग्रहण करती आई है। उनके लिए भी यह सौभाग्यपूर्ण अवसर है कि इस विलक्षण देश और उसकी सभ्यता संस्कृति से बहुत कुछ सीख जान सकते हैं। यह भाषण आज भी उतना ही प्रासंगिक है, बल्कि स्वदेशी अभिमान के विलोपन के इस दौर में इस भाषण का विशेष सार्थक है। नई पीढ़ी अपने देश तथा इसकी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान साधना, प्राकृतिक वैभव आदि की महत्ता का प्रामाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त कर सकेगी। अब है कहानी। सर्वविध संपदा। सर्वविध संपदा, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? तो वो है भारत देश। यानी सभी जगह से सुखी संपत्ति, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा। यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहें तो बताऊं कि वह देश है भारत। वो कौन सा देश है? भारत। भारत, जहाँ की भूतल पर ही स्वर्ग का छटा निखर रही है, जहाँ की भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखर रही है। यदि आप जानना चाहें कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टता उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया, तो ये भी हो जाएगा कि भारत देश ने किया। किसने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर विचार कर उसमें से कईयों का ऐसा समाधान ढूंढ निकाले कि प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिक का अध्ययन करने वाले हम यूरोपियन लोगों के लिए भी वे मनन के योग्य हैं, तो मैं यहाँ भी भारत का ही नाम लूँगा। ये कौन कर रहा है? ये मैक्स मूलर। आदि यूनानी, रोमन एवं सेमेटिक जाति के यहूदियों को विचारधारा में सदा अवगाहन करते रहने वाले हम यूरोपियनों को ऐसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारे जीवन का अंतरतम परिपूर्ण, अधिक सर्वोज्ञ, अधिक विश्वव्यापी, यूं ही कहे कि संपूर्णतया मानवीय बन जाए, और ये जीवन ही क्यों अगला जन्म तथा शाश्वत जीवन भी सुधर जाए। तो मैं एक बार भी भारत का नाम ही लूँगा। जो लोग आजकल के भारत में घूम के आए हैं, उन लोगों को अधिकतर भारत के कलकत्ता, बम्बई, मद्रास ऐसे शहरों को ही याद है, जबकि मेरा अधिकतर ध्यान सच्चे अर्थों में भारत के नागरिक ग्रामवासियों की ओर ही रहा है, क्योंकि सच्चे भारत के दर्शन वहीं हो सकते हैं। सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? भारत के नागरिक और ग्रामवासियों की ओर। 2-3 हजार वर्ष पुराना ही क्यों, आज का भारत भी ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है, जिनका समाधान 19वीं सदी के हम यूरोपियन लोगों के लिए भी उतना ही वांछनीय है। केवल हमारे पास उस भारत का पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। यदि आपकी अभिरुचि की पैठ किसी विशेष क्षेत्र में है, तो उसके विकास और पोषण के लिए आपको भारत में पर्याप्त अवसर मिलेगा।
यदि आपने उन बड़ी बड़ी समस्याओं में रुचि ली हो जिनके बारे में अपने यहाँ के श्रेष्ठतम विचारक सोच विचार किया करते हैं, तो आपको अपने भारत प्रवास को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र से निर्वासन समझ लेने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आप भूविज्ञान में रुचि रखते हैं, यानी भारत के विज्ञान में रुचि रखते हैं, तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। कितना तक आप खोज कर सकते हैं। यदि आप वनस्पति जगत में विचारना चाहते हैं तो भारत एक ऐसी फुलवाड़ी है जो कि हॉकर्स जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। यदि आप रुचि जीव जंतुओं के अध्ययन में हो तो आपका ध्यान भी हकल की ओर अवश्य होगा, जो इन दिनों भारत के कांतारों को छानबीन के साथ ही भारतीय समुद्र तट से मोती भी बीन रहे हैं। भारत का यह निवास काल उनके जीवन के सबसे सुनहरे सपने की साकारता जैसा है। यदि आप निर्वंश विद्या में अभिरुचि रखते हैं तो भारत आपको एक जीता जागता संग्रहालय ही लगेगा। ये सब मैक्स मूलर बता रहे हैं अपने भारत के बारे में, इसलिए कहानी को लास्ट तक सुने। बहुत ही अच्छा कहानी, मज़ेदार कहानी है। यदि आप पुरातत्व प्रेमी हैं, नहीं आप जो पुरातत्व का प्रेमी है, तो यदि अपने यहाँ रहते हुए पुरातत्व के उत्खनन के द्वारा एक प्राचीन चाकू या चकमक या किसी प्राणी का कोई भाग ढूंढ निकालने के आनंद का अनुभव किया हो तो आपको जनरल कनिंघम की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए। तब भारत की बौद्ध सम्राटों द्वारा निर्मित नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों अथवा विहारों को ध्वंसावशेषों को खोद निकालने के लिए आपका फावड़ा आतुर हो उठेगा। फिर है, यदि आपके मन में पुराने सिक्कों के लिए लगाव है तो भारत भूमि में ईरानी, केडियन, थ्रेसियन, पाथियन, यूनानी, मैकेडोनियन, शकों, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के प्रचुर परिमाण में उपलब्ध होंगे। जब वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था तो वाराणसी के पास उसे 172 दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। 172 सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। वारेन हेस्टिंग्स ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्के यह समझदार भिजवा दिए कि यह एक ऐसा उपहार होगा जिसकी गणना उसके द्वारा प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी। अगर इस प्रकार वह स्वयं अपने मालिकों को दृष्टि में एक महान उदार व्यक्ति प्रमाणित कर देगा, किंतु उन दुर्लभ प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं की यह नियति थी कि कंपनी के निर्देशक उनका ऐतिहासिक महत्व समझ ही ना पाए और उन्होंने उन मुद्राओं को गला डाला। जब वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटा तो स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। अब यह आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भविष्य में भी कभी न होने दे। दैवत विज्ञान पर भारत के प्राचीन वैदिक दैवत विज्ञान के कारण जो नया प्रकाश पड़ा है, उसके फलस्वरूप संपूर्ण दैवत विज्ञान को नया स्वरूप प्राप्त हो गया। किंतु बावजूद इसके सच्चे दैवत विज्ञान की एक आधारशिला रखी जा चुकी है। इस विज्ञान की व्यापक रूपरेखाएं अभी निर्मित होनी है। यह कार्य जितने सही ढंग से भारत में हो सकता है, अन्यत्र कहीं नहीं
नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भी भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर नानाविध साधनों और मार्गों के द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही है। हमारे यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत अब बौद्ध धर्म को माना जाने लगा है, किंतु यहाँ भी अनेक समस्या ऐसी है जो अपने समाधान की प्रतीक्षा कर रही है। उदाहरण के लिए शेर की खाल में गधा की कहावत है। भले ही जान लीजिए, यह कहावत सबसे पहले यूनान के प्रसिद्ध एक प्राचीन दार्शनिक प्लेटो कर्टिलस में मिलती है। यूनान के एक थे जो शेर की गधा में कहावत लिखा था। तो क्या यह कहावत पूर्व से उधार ली गई थी? और इसी प्रकार हम न्योले या चूहे से संबंध उस नीति कथा को भी ले सकते हैं जिसे एफ्रोडाइट ने एक सुंदरी के रूप में परिवर्तित कर दिया था, किंतु जो एक चूहे को देखते ही तत्काल उसकी ओर आकृष्ट हो गई थी। यह भी संस्कृत की एक कथा से सर्वास में मिलती जुलती एक कहानी है, किंतु प्रश्न यह उपस्थित होता है कि कानून यूनान में कैसे पहुंची और वहाँ ईसा पूर्व 4वीं सदी में ही स्टेटिस की कहानियों में स्थान कैसे पा गई। इस क्षेत्र में अभी बहुत काम करना होगा। हमें इससे भी और अधिक प्रत्यन युग में प्रवेश करना होगा। वहाँ भी भारत तथा पश्चिम की अनेक दंत कथाओं में आश्चर्यजनक अनुरूपताएं मिलेंगी। यद्यपि अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि दंत कथाएं पूर्व से पश्चिम को अथवा पश्चिम से पूरब को गई तथा यह संदिग्ध के रूप में प्रमाणित हो चुका है कि सोलोमन के समय में ही भारत सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। कुछ संस्कृत शब्दों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हाथी, दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं को ओफिर से निर्यात की बात बाइबल में कही गई है, वह वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं ला जा सकती और यह मान लेने का भी कोई कारण नहीं प्रतीत होता है कि भारत तथा फारस की खाड़ी और लाल सागर व भूमध्य सागर के बीच व्यापारिक संबंध कभी बिल्कुल ठप हो गया था। यहाँ तक कि शाहनामा के रचनाकाल 10वीं-11वीं सदी में भी भारत के साथ यूरोप के एक व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुए थे। आप में कईयों ने भाषाओं का ही नहीं, भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा, तो आपको क्या भारत से बढ़कर दूसरा कोई देश दिखाई देता है जहाँ केवल शब्दों का ही नहीं बल्कि व्याकरणात्मक तत्वों का विकास और क्षय से संबंध। यानी इसमें भारत का आलोचना करते हुए कहा मैक्स मुलर ने कि आप बहुत सारा देश का भी लेखन किए होंगे, इसमें से भारत से अच्छा आपको कोई देश दिखा क्या? विकास और क्षय से संबंध भाषा वैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सके। हुआ आपको आर्य, द्रविड़ और मुंडा जैसी अनेक भारतवासी जातियों की बोलचाल की भाषाओं का ही नहीं कह रहा था मैक्स मुलर जी कि आर्य, द्रविड़ और मुंडा जैसी भारतवासी जातियों के बोलचाल से ही नहीं बल्कि वहाँ के यानी इंडिया के यानी अपने भारत देश के साथ यूनानी, कुची, हून, अरब, ईरानी और
मुगल आक्रमणकारियों व विजेताओं की भाषाओं के समीक्षण की अध्ययन रोचक भाषा वैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन का भी सहयोग प्राप्त हो सकता है। यदि आप विधि शास्त्र या कानून के विद्यार्थी हैं तो आपको विधि संहिताओं के एक ऐसे इतिहास की जांच पड़ताल का अवसर मिलेगा जो कि यूनान, रोम या जर्मनी के ज्ञात विधि शास्त्रों के इतिहास के सर्वथा भिन्न होते हुए भी इनके साथ समानताओं और विभिन्नताओं के कारण विधि शास्त्र के किसी भी विद्यार्थी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। उदाहरण के लिए हम धर्म सूत्रों या समयाचारिक सूत्रों को ही ले लें। यह धर्म सूत्र मानव धर्मशास्त्र जैसे पर्वतीय विधि ग्रंथों की आधारभूत सामग्री उपलब्ध कराते हैं, यानी सामान को उपलब्ध कराते हैं। यदि आप लोगों को अत्यंत सरल राजनैतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंध प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूपों के बारे में इधर तो अनुसंधान हुए हैं और उनके महत्व और वैशिष्ट का परख सकने की क्षमता प्राप्त करनी है। वह आपको इसके लिए प्रत्यक्ष दर्शन का सुयोग अनायास ही मिल जाएगा। भारत में प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र विद्यमान है। भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास और उसके अपरिहार्य छिन्नमान का रूप प्रत्यक्ष परितंत्र मिल सकता है। भारत में ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। ये ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि है। बौद्ध धर्म का यह जन्म भूमि पड़ोसियों के जरथुस्त्र धर्म का एक शरण स्थली है। आज भी यह जहाँ नए मतांतर प्रकट हो वह विकसित होते रहते हैं। भारत में आप अपने आप को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। वहाँ आपको ऐसा सुअवसर भी मिलेंगे जो कि किसी पुरातन विश्व में ही सुलभ हो सकते हैं। यानी इसको आपको ऐसा अवसर भी मिलेंगे भारत देश में जो कि विश्व में कहीं उसकी सुविधा हो। यदि आज की किसी भी ज्वलंत समस्या को ले लीजिए, वह समस्या चाहे लोकप्रिय शिक्षा संबंध हो या उस शिक्षा चाहे संसद में प्रतिनिधित्व की बात अथवा कानून बनाने की बात, चाहे प्रवास संबंधित कानून हो अथवा अन्य कोई कानूनी मसला, सीखने या सिखाने योग्य कोई बात क्यों न हो, भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेगी जैसे विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती, जो कि विश्व में कहीं और भी नहीं मिल सकती जहाँ की भारत में जैसा व्यवस्था है। ये मैक्स मुलर जी का कहना है। संस्कृत भाषा के द्वारा आपको चिंतन की ऐसी गंभीर धारा में अवगाहन का अवसर मिलेगा जो संस्कृत भाषा में उसका गंभीर का धारा जो अभी तक आपके लिए वो ज्ञात थी, जो कि अभी के लिए आप ये सब नहीं जानते थे, इससे आपको परिचित नहीं हुआ था। यहाँ आपको मानव हृदय की गहनतम सहानुभूति और सदास्यता को जगाने वाले पाठ भी प्रचुर परिमाण में पढ़ने को मिल सकते हैं। मानव मस्तिष्क का इतिहास के उस अध्ययन में यूं कहें कि हमारे अपने स्वरूप के अध्ययन में
अपने सच्चे आत्मरूप को पहचान में भारत का स्थान किसी भी देश के बाद दूसरे नंबर पर नहीं रखा जा सकता। मानव मस्तिष्क के चाहे किसी भी क्षेत्र को आप अपने विशिष्ट अध्ययन का विषय क्यों न बना ले, चाहे वह भाषा का क्षेत्र हो या धर्म का, दैवत विज्ञान का या दर्शन का, चाहे विधि शास्त्र या कानून का ही अथवा रीति रिवाजों में परंपराओं का प्राचीन कला या शिल्प का हो, अथवा पुरातन विज्ञान का, इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में विचरण करने के लिए भले ही आप चाहे या ना हो चाहे आपको भारत की शरण लेनी ही होगी, क्योंकि मानव इतिहास से संबंध अत्यंत बहुमूल्य और अत्यंत उपादेय प्रमाणिक सामग्री का एक बहुत बड़ा भाग केवल भारत में ही संचित है। यदि आप भारत के इतिहास के किसी एक अध्याय का भी सम्यक अध्ययन व्याख्या विवेचन कर ले तो आप पाएंगे कि हमारे स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले इतिहासों के सब अध्याय मिलकर एक क्षण के लिए भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। मैं अभी आज के भारतीय साहित्य की चर्चा करना नहीं चाहूँगा, किंतु भारत को उस अत्यधिक प्राचीन भाषा की चर्चा करूँगा जिसका नाम है संस्कृत। अब आप पूछेंगे कि संस्कृत में ऐसा क्या बात है जिसके कारण हम उस पर इतना ध्यान दें कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संस्कृत सर्वोत्तम क्यों है। तो संस्कृत की सबसे पहली विशेषता है कि इसकी प्राचीनता, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है। जिस रूप में आज यह हम तक पहुँचते हैं इसमें भी अत्यंत प्राचीन भले भांति सुरक्षित है। ग्रीक और लैटिन भाषाओं से, इसमें थोड़ा मिट गया है यहाँ से इसलिए मैं यहाँ समझाता हूँ। कभी ऐसा होता था कि ग्रीक शब्द का निर्माण प्रक्रिया में लैटिन का कुंजी मान लिया जाता था। कभी किसी लैटिन शब्द का रहस्यों को खोलने के लिए ग्रीक का सहारा लेना पड़ता था। उसके बाद जब ग्रांथिक और एंग्लो सैक्सन जैसे ट्यूटानिक भाषाएं, पुरानी कैलेटिक तथा स्लाव भाषाओं का भी अध्ययन शुरू किया जाने लगा तो इन भाषाओं में किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संबंध स्वीकार करना ही पड़ा। किंतु इन भाषाओं में इतनी अधिक समानता कैसे आ गई और समानताओं के साथ ही इतना अधिक अंतर भी इनमें कैसे पड़ गया, यह रहस्य बना ही रहे। इसी कारण ऐसे अनेक हेतुवाद उठ खड़े हुए जो कि भाषा विज्ञान के मूल सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत हैं। किंतु जहाँ इन भाषाओं के बीच में संस्कृत आ बैठी कि तत्काल लोगों को एक सही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा। इसी से भाषाओं का पारंपरिक संबंध भी स्पष्ट हो गया। निश्चित ही संस्कृत इन सब भाषाओं की अग्रजा है। उससे हमें ऐसी बहुत सी बातें ज्ञात हो सकी जो इस परिवार की किसी अन्य भाषा में सर्वथा भुला दी गई थी। यदि आग के लिए संस्कृत का अग्नि, लैटिन का इंग्लिश एक ही शब्द मिल जाना तो हम निर्वात के रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि एक दूसरे से अविभक्त आर्यों के अग्नि का ज्ञान हो चुका था। साथ ही लिथुआनियन, उग्निश और स्कोटिक भाषा के इंग्ले शब्द ये दर्शाता है कि स्लाव
टेउटॉनिक भाषाओं में भी ये शब्द परिचित थी, भले ही वह कालांतर में अग्नि के लिए दूसरे शब्द भी क्यों न गढ़ के लिए गए हों। दूसरी वस्तुओं का समान शब्द भी मर मिट जाते हैं। यह बात पाना सरल नहीं है कि कोई शब्द किसी एक भूभाग में क्यों और कैसे पनपता रहता है, जबकि दूसरे क्षेत्र में वही शब्द मुरझाकर सभी जगह लुप्त हो जाते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि हम यह जानना चाहें कि आर्य लोग अनेक शाखाओं में विभक्त होने से पूर्व चूहे के बारे में जानते थे या नहीं, तो हम आर्य भाषाओं के शब्दकोश देखने होंगे। वहाँ हम पाएंगे कि संस्कृत में मूस, ग्रीक में मूस, लैटिन, पुरानी स्लावोनिक में माइस और पुरानी उच्च जर्मन में मूस कहते हैं। इससे हम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि उस प्राचीन युग में जिसकी काल गणना हम अपने नहीं अपितु भारत के तिथिक्रम के आधार पर ही कर सकते हैं, चूहा ज्ञात था कि उसके मूस नाम भी रख दिया था ताकि किसी अन्य कीट पतंग के साथ इसकी पहचान में कहीं कोई घपला न हो जाए। इस प्रकार पुराने पत्थरों तथा कांच के टुकड़ों को जोड़ जोड़कर बनाए गए पच्चीकारी के चित्र की भी भांति आर्यों के विभाजन से पूर्व की सभ्यता या संस्कृति अवस्था का कुछ कमोबेश एक परिपूर्ण चित्र बनाया जा सकता है या बनाया जा चुका है। इतना ही क्यों, भारत व यूनान, इटली और जर्मनी में बिखरे पड़े अवशेषों के आधार पर आर्य के जिस मूल भाषा का ढांचा खड़ा किया गया, वह भी उन लोगों के अत्यंत दीर्घकालीन चिंतन प्रक्रिया की उपलब्धि थी। अब आप ही अंदाजा लगाइए कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन, इन तीनों भाषाओं के एक समान मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने के लिए हमें कितना पीछे हटना होगा। इस प्रकार हम उस सम्मिलित स्थल पर पहुंच जाएंगे जहां से हिंदू, ग्रीक, यूनानी शक्तिशाली जातियां एक दूसरी से पृथक हुई थी। यह भी उस सुदूर अतीत में भी वह हमारी आदि आर्य भाषा एक ऐसी चट्टान के रूप में दिखाई देती है जो कि चिंतन परंपरा के प्रवाहों के उतार चढ़ाव से घिस मंज कर चिकनी और स्पष्ट हो चुकी थी। हमें उस भाषा में प्रकृति और प्रत्यय के योग से बनी हुई असीम ग्रीक एसीम जैसी यौगिक क्रियाएं मिलती है। मैं हूँ जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए भला किन्हीं दूसरी भाषाओं में असीम जैसा शुद्ध और उपयुक्त शब्द कहाँ मिल पाएगा। उन भाषाओं में खड़ा होता हूँ या ठहरता हूँ, या मैं जीता हूँ, मैं उगता या उत्पन्न होता हूँ, या मैं बदलता हूँ जैसी क्रियाएं भले ही मिल जाए, किंतु असीम मैं हूँ यह क्रिया तो केवल आर्य भाषाओं में ही उपलब्ध हो सकती है। मैं इसे वास्तविक अर्थों में इतिहास मानता हूँ। यह एक ऐसा इतिहास है
जो राजों के दुराचार चारों और अनेक जातियों की कुड़ताओं की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातव्य और पठनीय है। एक भाषा बोलना एक माँ के दूध पीने से भी बढ़कर एकात्मता का परिचायक है। भारत की पुरातन भाषा संस्कृत सारभूत रूप से वही है जो ग्रीक, लैटिन या एंग्लो सैक्सन भाषाएं हैं। यह एक ऐसा पाठ है जिसे हम भारतीय भाषा या साहित्य के अध्ययन के बिना कभी न पढ़ पाते हैं, और भारत यदि हमें इस एक ही पाठ के सिवा कुछ भी ना पढ़ा पाता तो हम इससे इतना ही कुछ सीख जाते जितना दूसरी कोई भी भाषा कभी ना सिखा पाती। संस्कृत भाषा, उसका साहित्य, याद रहे कि साहित्य 3000 से भी अधिक लंबे काल तक फैला हुआ है और यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल है। मुझे उस एक दिन को भी याद है जब इतनी गर्मी थी कि किसी काम में ही मन नहीं लग रहा था। तभी एक संध्या कक्षा में हमारे एक मास्टर डॉक्टर किली ने बताया कि भारत में एक ऐसी भाषा बोली जाती थी जो ग्रीक और लैटिन के ही क्यों जर्मन और रूसी के भी सर्वथा समान थी। यह सुनकर पहले तो हम लोगों ने सोचा कि मास्टर साहब शायद हल्के फुल्के मूड में हैं और कुछ मजाकिया बातें कर रहे हैं, किंतु मास्टर साहब ने तो तत्काल संस्कृत, ग्रीक और लैटिन के संख्यावाचक शब्द, सर्वनाम और समान धातु रूप श्याम पट पर लिख दिखाए। अब तो हमारे सामने ऐसे तथ्य उपस्थित थे जिनके आगे नतमस्तक होना ही पड़ा। भारत के बारे में एक प्रकार के सुनिश्चित ज्ञान को मैं अपने व्यापक तथा इतिहास के ज्ञान के लिए आवश्यक मानता हूँ। भारत के साथ हमारे परिचय के फलस्वरूप आज यूरोप वासियों की धारणाएं बदल चुकी है, वह बहुत विस्तृत हो गई है। अब हम यह जानने लगे हैं कि जैसे पहले समझा जाता था, वास्तव में हम उससे कुछ भिन्न हैं। कल्पना कीजिए किसी छोटी छोटी प्रलय या भौगोलिक उथल पुथल के कारण कभी अमेरिका के लोग अपने आपके अंग्रेजी मूल की सर्वथा भूल जाएं, या तब तो 2-3 हजार वर्ष बाद उन्हें अचानक मालूम हो जाए कि 17वीं सदी में ऐसा ही अंग्रेजी भाषा और उसका साहित्य था, तो आश्चर्यभीभूत होंगे। संस्कृत की खोज से हमारे लिए आज ठीक वैसे स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके कारण हमारे ऐतिहासिक चेतना में एक नया अध्याय जुड़ गया। ये सभी भारत के बारे में बताते हुए मैक्स मुलर जी कह रहे हैं, हमारे भूले बिसरे बचपन की मधुर स्मृतियां फिर से साकार हो उठी है। संस्कृत तथा दूसरी आर्य भाषाओं के अध्ययन ने हमारे लिए बस इतना ही किया हो सो बात नहीं है। इससे मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक और उदार ही नहीं बने हैं, तथा लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझे जाने वाले लोगों को भी अपने ही परिवार के सदस्य की भांति गले लगाना ही नहीं सीखे हैं। अपितु इसने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को भी एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिखाया जो पहले नहीं हो पाया था। भाषा विज्ञान के द्वारा हमने अब तक जो निष्कर्ष निकाले हैं वो संस्कृत की सहायता के बिना कदापि नहीं प्राप्त किए जा सकते थे। आज हमारा इतिहास का यह अध्ययन वर्तमान मानव को अपने वास्तविक पूर्व को पहचानिए।
इस फ्रेंच युक्ति को क्रियान्वित कर सकने योग्य बनाता है। इस प्रकार मनुष्य इस विश्व में अपना वास्तविक स्थान निश्चित कर पाता है और यह जान लेता है कि उसने अपने जीवन यात्रा कहाँ से आरंभ की थी, उसे कौन सा मार्ग अपनाना और कहाँ पहुँचना है। हम सब पूर्व से आए हैं और हमारे जीवन में जो भी कुछ अत्यधिक मूल्यवान है वह हमें पूर्व से मिला है और पूर्व को पहचान लेने से प्रत्येक व्यक्ति को जिसने इतिहास की वास्तविक शिक्षा का कुछ लाभ उठाया हो, भले वो प्राच्य विद्या विशारद न भी हो, तो भी यह अनुभव अवश्य होगा। वह एक नानाविध स्मृतियों से भरे अपने पुरानों घर की ओर जा रहा है। अगले वर्ष जब आप लोग भारत के तट पर पहुंचेंगे तो वजह इसके कि आपका दिल बैठने लगे, मैं चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक को ठीक वैसा ही अनुभव हो सके जैसे कि आज से 100 वर्ष पहले सर विलियम जोन्स को उस समय हुआ था। सर विलियम जोन्स के उस समय हुआ था जब उन्होंने इंग्लैंड से आरंभ की हुई अपनी लंबी समुद्र यात्रा को समाप्ति पर क्षितिज में प्रकट होते हुए भारत के तट का दर्शन किया था। सुनिए उन्हीं के शब्दों में। जिस भारत यात्रा की ललक मेरे मन में उठ रही थी, पिछले 1783 के ईस्वी के अगस्त में उस देश के लिए मैं समुद्र यात्रा कर रहा था। एक दिन संध्या के समय दिन भर में देखे गए दृश्यों को जांच पड़ताल करते हुए मैंने पाया कि भारत अब ठीक हमारे सामने था। फारस और ईरान हमारे बाईं ओर था। फारस और ईरान हमारे बाईं ओर था। अरब सागर से आती हुई ठंडी हवाएं हमारे जहाज के पिछले भाग से टकरा रही थी। एशिया के सुविस्तरण क्षेत्रों से चारों ओर से घिरी ऐसी श्रेष्ठ रंगभूमि के मध्य अपने आप को पाकर मुझे ये जिस आनंद का अनुभव हुआ वह वस्तु अनिवर्चनीय है। एशिया की यह भूमि नानाविध अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान की धात्री, आनंददायक, ललित तथा उपयोगी कलाओं की जननी, एक से बढ़कर ज्ञानदार कार्यकलापों की दृश्य भूमि, मानव प्रतिभा के उत्पादन के लिए अत्यंत उबड़ क्षेत्र तथा धर्मराज सरकारों, कानून या विधि संहिता, रीति रिवाज, परंपराओं, भाषाओं, लोगों का रंग रूप और आकार प्रकार आदि के दृष्टि से अपनी अत्यधिक विविधता के कारण सदा से सर्वत्र सम्मान की दृष्टि में देखी जाती रही है। मैं यह कहे बिना नहीं रह सका कि कितना अधिक विशाल और महत्वपूर्ण क्षेत्र अभी तक अनदेखा ही रह गया। कितने बड़े या ठोस लाभ अभी तक प्राप्त नहीं किए जा सके हैं। भारत को सर विलियम जोन्स जैसे अभी न जाने कितने स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। जब अपने जहाज के डेक पर अकेले खड़े 37 वर्ष के सर जोन्स ने देखा था। सर जोन्स 37 वर्ष के थे जब वो देखे थे कि सूर्य उपरांत सागर में डूब रहा है। उनके पीछे इंग्लैंड के सुमधुर स्मृतियां तथा उनके सामने भारत की आशाएं जगमगा रही थी। उन्हें ईरान तथा उसके प्राचीन सम्राट मानव प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित लग रहे थे। अरब सागर की शीतल मंद समीर की झोंके उन्हें झुला रहे थे। ऐसे स्वप्नदर्शी यह समझ सकते हैं कि वह अपने स्वप्नों को साकार और अपनी कल्पनाओं को वास्तविकता में परिणत कैसे किया जा सकता है।
और जो बात यह स्थिति आज से 100 वर्ष पहले थी, आज भी वैसे ही है, या यूं कहें कि आज भी वैसी हो ही सकती है। यदि आप लोग चाहे तो भारत के बारे में वैसे ही सुनहरे सपने देख सकते हैं और भारत पहुंचने के बाद एक से बढ़कर एक शानदार काम भी कर सकते हैं। आप लोग विश्वास रखें, यदि विलियम जोन्स ने कलकत्ता पहुंचने के बाद से अब तक प्राच्य देशों के इतिहास साहित्य के रूप में साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार बड़ी बड़ी अनेक विजयें प्राप्त की है। तथापि किसी भी नए सिकंदर को यह सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि गंगा और सिंध के पुराने मैदानों में अब उसके लिए विजय करने को कुछ भी शेष नहीं रहा है। इसी के साथ मैं इसका हिंदी का कंसेप्ट क्लियर कर दिया हूँ। मेरा अमरजीत एजुकेशनल चैनल है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शब्द निधि है, अवलोकन यानी देखना या प्रतीत करना या महसूस करना होता है। वह हेतुवाद यानी ऐसा सिद्धांत जिसमें हेतु या कारण की पहचान ना हो सके। सर्वथा यानी पूरी तरह से सभी जगह होना चाहिए। ज्ञातव्य यानी जानने योग्य होना चाहिए। सारभूत यानी सार या निष्कर्ष कहा जाने योग्य होना चाहिए या आधारभूत होना चाहिए। अजनबी यानी अपरिचित अज्ञात इंसान जिसको हम नहीं जानते हैं, वो अजनबी है या अपरिचित है या अज्ञात है। बड़बड़ यानी जंगली या वो सभ्य आदमी। सुविस्तृण यानी वो विस्तृत, खुशफैल, पूरी तरह से फैला हुआ। धात्री यानी पालन पोषण करने वाली, धारण करने वाली। उपरांत यानी पश्चिमी। वो वर्जनीय जिसकी व्याख्या ना की जा सके, बौनी के पड़े। परिणत यानी परिवर्तित जिसका परिणाम सामने आ गया हो। पराचय यानी पूर्वी, पश्चाताप का विलोम या भारतीय के अर्थ में। वांछनीय यानी चाहने योग, कमाने कामना करने योग होना चाहिए। निर्वस विद्या यानी नृत्य शास्त्र और मानव शास्त्र। परिमाण यानी मात्रा। दारिश यानी मुद्रा, एक प्राचीन प्रकार। प्रेषित यानी भेजा हुआ। दैवत विज्ञान यानी देव विज्ञान। प्रत्न युग यानी प्रागैतिहासिक युग, प्राचीन युग। अनुरूपता यानी समानता, सादृश्यता। क्षय यानी छीजन, विनाश। अपरिहार्य यानी जिसे छोड़ा ना जा सके यानी अनिवार्य है। क्षीमान यानी नष्ट होता हुआ। मसला यानी मुद्दा, विषय। सर्वात्याशायी जिसमें सारी चीजें समाहित हो। विद्यमान यानी वर्तमान में जो उपस्थित है। इसी के साथ मैं क्लास 10th का हिंदी जो कि चैप्टर 3 है, मैक्सिम, इसका चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखें, जो कि मैक्स मूलर लिखा। उसका टोटल हिंदी अर्थ बता दिया हूँ। इसलिए वीडियो को देखे नहीं तो एक बार सुन ले, जिससे कि एक भी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं छूटेगा। मिलूंगा अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।